हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, जिसमें कि हमने दो टॉपिक कवर किया था। एक था ऑपरेशन ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा था ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में। तो हमारे मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम किसी भी सिग्नल को कैसे हम सैंपल करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से सिग्नल दिया हुआ है। हमारे पास ये एक सिग्नल गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारे पास ये एक सिग्नल गिवन है जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हमें सैंपल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने एक्सिस बना ली। अब दूसरा हमें क्या करना है, जो हमारा सिग्नल था उसे हम ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा ये सिग्नल था उसी को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। यहां पे हमारे टाइम एक्सिस है 1 2 3 ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। अब इसे सैंपल करने का तरीका क्या है कि जैसे कि ये हमारा हो जाएगा xn और ये हमारा है n। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू पे ही डिफाइंड होता है। यानी कि जब हम xt को सैंपल करेंगे xn में, तो ये भी हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू पे ही डिफाइंड होगा। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 3। यानी कि जो हमारा xn होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ही डिफाइंड होगा। यानी कि xn हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 और इस तरह के इंटीजर्स वैल्यू पे ही डिफाइंड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो xn और xt को में क्या डिफरेंस होता है, आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही ये आगे 3 के आगे भी जितने भी इंटीजर्स वैल्यू होंगी सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही ये डिफाइंड होगा। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सबसे पहला यूनिट इंपल्स सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को हम कभी कभी सीक्वेंस भी कहते हैं, यूनिट इंपल्स सीक्वेंस, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो यूनिट इंपल्स सीक्वेंस जो होता है, इसकी हमारी डेफिनेशन होती है, सबसे पहले तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं del n वर्सेस n से, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है del n इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 0 और 0 फॉर n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारी यूनिट इंपल्स सीक्वेंस की डेफिनेशन। फ्रेंड्स, जब हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल देखा था तो उसमें हमने देखा था ये जो 1 होता है ये हमारा डेल्टी के एरिया की वैल्यू होती है, ये डेल्टी की वैल्यू नहीं होती। पर लेकिन यहाँ पे जो 1 है वो डेल एन की एक्चुअल वैल्यू है, ये एरिया की वैल्यू नहीं है, ये डेल एन की एक्चुअल वैल्यू है। तो ये डिफरेंस है हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के यूनिट इंपल्स और यूनिट इंपल्स सीक्वेंस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे आप लोग एक चीज नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि del n इज नॉट सैंपल्ड वर्जन। del n हमारा सैंपल्ड वर्जन नहीं है, इज नॉट सैंपल्ड वर्जन ऑफ del t। और ये क्यों नहीं है, आई होप ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि del n इज इक्वल टू 1 जो है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। पर लेकिन जब हम del t लिखते थे तो del t में जो 1 होता था वो हमारा होता था del t की एरिया, वो उसकी वैल्यू नहीं होती थी।
ठीक है फ्रेंड्स। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, सैंपल्ड के फॉर्म में। तो डेल एन इज इक्वल टू 1। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि बाकी सभी तो जीरो है और जीरो को हम लिखते नहीं, और जो हमारा एरो होता है वो n इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डेफिनेशन। आइए अब देखते हैं हम इसका ग्राफ। ये है हमारा डेल एन और ये है एन। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो डेल एन है वो सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही डिफाइंड है, और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो पे जो इसकी वैल्यू है वो होती है हमारी 1। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप लोग चाहें तो आगे यहाँ पे टाइम एक्सिस भी शो कर सकते हैं, पर लेकिन जो हमारी टाइम एक्सिस होती है 1 to -1 -2 या फिर कोई भी वैल्यू, वहां पे जो हमारा डेलन होता है वो 0 होता है। डेलन सिर्फ और सिर्फ 0 पे डिफाइंड है, 0 पे एग्जिस्ट करता है, जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ग्राफ को देखकर आप एक चीज और कह सकते हैं कि जो हमारा डेलन होता है वो एक तो हमारा होता है फाइनाइट ड्यूरेशन, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन हम बता सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही डिफाइंड है, यानी कि इसकी जो हमारी ड्यूरेशन है वो क्या है, फाइनाइट है। और दूसरा हम क्या बता सकते हैं, ये हमारा होता है फाइनाइट एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमें इसका एम्पलीट्यूड पता है, इसका एम्पलीट्यूड हमारा 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सिग्नल किस तरह का होता है, फाइनाइट एम्पलीट्यूड। फ्रेंड्स, फाइनाइट एम्पलीट्यूड और फाइनाइट ड्यूरेशन का यूज हम आगे चल के देखेंगे, एनर्जी और पावर सिग्नल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसीलिए अभी से हम नोट डाउन करते हुए चलते हैं कि कौन सा सिग्नल हमारा किस तरह का है, फाइनाइट एम्पलीट्यूड प्लस फाइनाइट ड्यूरेशन। डेलन हमारा होता है फाइनाइट ड्यूरेशन। और वहीं अगर हम बात करें डेल्टी की, तो डेल्टी हमारा फाइनाइट ड्यूरेशन तो होता है पर लेकिन वो फाइनाइट एम्पलीट्यूड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 पे उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट को टेंड करती है। तो ये डिफरेंस है डेलन और डेल्टी के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को कमेंट कर दीजिएगा। आइए अब हम बात करते हैं डेलन की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जिस तरह कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में होता था इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, वैसे ही जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं जहां पे इंटीग्रेशन की जगह पे क्या होता है, समेशन होता है। तो समेशन ऑफ के डेल के, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं हमारे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स हैं सभी को हम इंडिविजुअली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डेल ऑफ 0 प्लस डेल ऑफ 1 प्लस इस तरह से ही हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। अब फ्रेंड्स, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो हमारा डेल के होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेल ऑफ 0 के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ डेल ऑफ 0 के लिए ही 1 होता है, बाकी सबके लिए क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस 1, डेल 0 के लिए 1 और फिर उसके बाद बाकी सभी हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो
समेशन ऑफ के माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल के की वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू फ्रेंड्स हो जाएगी इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हमने देखा था जो हमारा डेल टी होता है उसका भी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या होता है, 1 होता है। तो उसी एनालॉजी में समेशन ऑफ डेल के फ्रॉम के माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट भी 1 होता है। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, जो हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में इंपल्स देखा था वो और ये दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर हैं, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज को छोड़ के। इसीलिए साथ साथ में आप उसको भी रिवाइज करते चलिए। हम लिखते हैं इसकी वैल्यू। ये कंडीशन भी हमने देखी थी जब हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में इंपल्स रिस्पांस देखा था, इंपल्स टाइम सिग्नल। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1। 1 कब होगी फ्रेंड्स, जब इफ डेल के लाइज बिटवीन K1 एंड K2। K1 और K2 के बीच में अगर हमारा डेल के लाइक कर रहा है तो ही इसकी वैल्यू 1 होगी। और दूसरा इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स। फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी हमारी इंपल्स टाइम सिग्नल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में भी सेम थी। आइए ग्राफिकली समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये सिग्नल दिया हुआ है और साथ में हमारी जो डेल की वैल्यू है वो कुछ यहां पे डिफाइंड है। हमारी जो सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा है K0 और यहां पे इसकी वैल्यू डिफाइंड है, इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, 1 है। और मान लीजिए हमें समेशन करना है, ये हमारा है K1 और ये हमारा है K2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में आप देखिए जो हमारी डेल की वैल्यू है वो हमारी K0 पे डिफाइंड है और K0 हमारा क्या है, K1 से लेकर K2 के बीच में आ रहा है। तो इस केस में जो डेल के की समेशन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहला केस हमारा ये है जब हमारा जो डेल के है वो हमारा K1 से K2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब दूसरा केस, मान लीजिए ये जो हमारा K1 है ये K1 यहां पे ना होकर ये K1 हमारा होता है यहां पे। ये K1 हमारा कहां होता है, ये K1 हमारा होता है यहां पे। तो अब देखिए इस केस में हमारा डेल के कहां पे डिफाइंड है, K0 पे डिफाइंड है, पर लेकिन समेशन हमें कहां करना है, K1 से लेकर K2 के बीच में। तो K1 से K2 के बीच में क्या हमारा K0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब इस केस में जो हमारा समेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा डेल ऑफ माइनस एन है ये होता है डेल एन के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये सिग्नल हमारा क्या है, इवन सिग्नल है। आप लोग इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, इस ग्राफ में अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम मिरर इमेज ले तो हमें सेम ही ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब ये सिग्नल क्या है, हमारा इवन सिग्नल है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारा डेल एन 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है। 0 के अलावा अगर ये कहीं और 1, 2 या फिर किसी भी और वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है तो ये हमारा इवन सिग्नल नहीं होगा। ठीक है,
दूसरी प्रॉपर्टी, चौथी, डेल ऑफ ए एन जो होता है ये हमारा होता है डेल एन के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा स्केलिंग फैक्टर ए होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं, उसका हमारा कोई भी काम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेल एन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करता है, जीरो पे। तो स्केलिंग फैक्टर को अगर हम जीरो से डिवाइड कर दें, जीरो बाई ए कर दें, तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। इसीलिए स्केलिंग फैक्टर को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें हम लोग, तो अगर हमारे पास डेलन, हमें क्या पता है, डेलन हमारे पास होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल होता है, जीरो पे डिफाइंड है। अगर हम, ये हमारा क्या है, n इज इक्वल टू जीरो है। अब अगर हमें डेल ए एन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारा टाइम एक्सिस है उसको हम a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने बहुत ही डिटेल में देखा है कि कैसे हमें टाइम स्केलिंग करना होता है। तो जीरो से डिवाइड करने के बाद भी क्या हो गया, n तो हमारा जीरो ही रह गया, यानी कि अभी भी जो सिग्नल हमारा है वो एज इट इज रह गया। इसीलिए डेल ए एन हमारा डेल एन के इक्वल होता है। आइए अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हो, डेल ऑफ माइनस ए एन प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। डेल ऑफ, यहां से आप लोग क्या करेंगे, माइनस ए कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस बी बाई ए। फ्रेंड्स, एक बात आप नोटिस करिएगा कि हम यहां से माइनस ए बाहर क्यों निकाल पा रहे हैं, यानी कि हम यहां से माइनस साइन को बाहर क्यों निकाल पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा डेलन होता है वो एक इवन सिग्नल होता है। अगर ये इवन सिग्नल ना होता तो हम इस माइनस साइन को बाहर नहीं निकाल पाते, हम सिर्फ और सिर्फ ए को ही कॉमन ले सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल ऑफ, जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा n माइनस बी बाई ए। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास इसका एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल हमारा है 3n प्लस 6। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा, यहां हो जाएगा n माइनस 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलिंग फैक्टर को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये हमारा अंदर बच जाएगा डेल ऑफ n माइनस 2। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रॉपर्टी को हमें यूज कैसे करना है। इसी तरह इसकी कुछ एनालॉजीज होती हैं, जैसे कि अगर हमारे पास आ गया डेल ऑफ ए एन प्लस बी, तो यहां से भी आप लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको हम बदलेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए कॉमन निकाल लेंगे और अंदर बच जाएगा n प्लस बी बाई ए। अब जो हमारा स्केलिंग फैक्टर होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, तो अंदर क्या बच गया, n प्लस बी बाई ए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह डेल ऑफ माइनस ए एन माइनस बी, वहां पे भी हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो होने वाली है xn इंटू डेल ऑफ n। तो ये हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में भी देखा था। सबसे पहले हम यहां से निकाल लेते हैं इसका ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है उसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं और जो हमारी n की वैल्यू आती है उसको हम लोग यहां से उठा के इसमें रख देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x ऑफ जीरो डेल n। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ दिया हो इस तरह से xn डेल ऑफ माइनस ए एन प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या करना, हमें इसे बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी कुछ देर पहले हम लोग देखें, ये हमारा हो जाता है xn इंटू डेल ऑफ n माइनस बी बाई ए।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसे कैसे करना है। सिंपली आपको यहां से -a कॉमन निकालना है और ये इस फॉर्म में बदल जाएगा। तो अब हमें यहां से निकालना है इसका ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट कैसे निकालेंगे? इसके आर्ग्यूमेंट को हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? b/a। अब b/a को उठा के हम xn में रख देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, x ऑफ b/a del ऑफ n माइनस b/a। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ये प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो हम आज की देखेंगे वो हमारी है, अगर हमारे पास n इज इक्वल टू k1 से k2 के बीच में डिफाइंड है। ये हमारी जो बेसिकली जो हमने अभी कंडीशनल समेशन प्रॉपर्टी देखी थी, ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता है। xn इंटू डेल ऑफ -an प्लस b, अगर हमें ये निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हमारा ये अंदर की जो हमारी क्वांटिटी है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको अभी हमने पीछे देखा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? x b/a डेल ऑफ n माइनस b/a के इक्वल होती है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, k1 से लेकर k2। ये हमारा बन जाएगा x ऑफ b/a। फ्रेंड्स, अभी यहां पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमने अभी जस्ट इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा था। x ऑफ b/a ये हो जाएगा डेल ऑफ n माइनस b/a। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो ये हमारा x ऑफ b/a है, ये तो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तो ये हमारा निकल जाएगा बाहर। तो ये हमारा हो जाएगा x ऑफ b/a, अंदर बच गया समेशन ऑफ n इज इक्वल टू k1 से k2 के बीच में डेल ऑफ n माइनस b/a। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें यहां पे क्या लगाना है? कंडीशनल प्रॉपर्टी। हमें यहां पे लगाना कंडीशनल प्रॉपर्टी जो अभी हमने कुछ देर पहले समेशन की देखी थी। हमें क्या चेक करना है कि जो इसका ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट क्या है? n इज इक्वल टू b/a। अगर ये b/a k1 और k2 के बीच में है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये जो हमारा b/a है ये हमारा k1 और k2 के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और हमें आंसर क्या मिल जाएगा? x ऑफ b/a। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से हमें अगर ये ऐसा होता है तो यहां से हमें आंसर मिल जाता है x ऑफ b/a, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है फ्रेंड्स, पर अगर जो हमारा n/b है, जो हमारा b/a है, अगर ये k1 और k2 के बीच में लाई नहीं कर रहा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और हमें टोटल आंसर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कवर किया था यूनिट इंपल्स सीक्वेंस। कल की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट स्टेप सीक्वेंस। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।